हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का 24 आवर डिफेंस क्लास में स्वागत है। जितने भी दोस्त हैं सभी लोगों को मोस्ट वेलकम। और आप सबको पता है कि सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफेंस के एग्जाम है एनडीए सीडीएस सबकेट में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन और देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाला है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आज के अपने सेशन में डियर। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 8 नवंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया गया है। ठीक है, और इसमें जो है इससे संबंधित निम्न कथनों पर जो है आप लोगों को यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसको आपको आंसर करना है। पहला क्या है कि भारत 1 जनवरी 2023 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है 1 जनवरी 2023 से भारत इसकी अध्यक्षता ग्रहण करेगा। दूसरा है कि भारत की G20 की अध्यक्षता का थीम है वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम। चलिए आंसर आप लोग सारे लोग कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में सारे लोगों का आंसर भी आना चाहिए। और यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा केवल दूसरा सही है। कौन सा? केवल दूसरा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट है, याद रखिएगा आंसर। ठीक है केवल दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों? तो याद रखिएगा जहां पर आपका G20 का सम्मेलन हो रहा है, ये G20 की अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है? तो इस बार इंडोनेशिया कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो 2023 में है, भारत 1 जनवरी 2023 में नहीं बल्कि 1 दिसंबर 2022 को ग्रहण कर रहा है, जिसकी वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल दूसरा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है G20 जो संगठन है ये 19 देश साथ ही साथ एक ग्रुप का संगठन है, जिसमें से आपका एक ग्रुप है यूरोपियन यूनियन। ठीक है तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा केवल दूसरा, जिसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, इसमें भारत भी शामिल है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी बैठक पहली जो हुई थी 2008 में हुई थी और ये इस बार इसकी 27वीं बैठक है, जिसको इंडोनेशिया बाली में आयोजित किया गया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं इसके डिटेल के बारे में। अगर हम बात करें G20 की, तो G20 जो आपका वेबसाइट का अनावरण किया गया है, कब किया गया है? तो 8 नवंबर को किया गया है। थीम क्या है? वन अर्थ आवर फैमिली आवर फ्यूचर, यानी वसुधैव कुटुंबकम जो है इसकी थीम है। और इसका जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसका अनावरण किया गया है। साथ ही साथ जो ये G20 है इसके बारे में याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये पूरे विश्व की लगभग 85% जनसंख्या यानी पॉपुलेशन को कवर करता है, 75% ट्रेड को कवर करता है और इसमें पूरे विश्व की 2/3 जनसंख्या समाहित है। इसके अंतर्गत वर्ल्ड जीडीपी का 80% कवर करने वाला ये आपका G20 ग्रुप है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा G20 की अध्यक्षता के दौरान देश भर में कई स्थानों पर 32 विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 200 बैठकों का आयोजन किया जाएगा। और ये G20 की पेरेंट संस्था का नाम क्या है? तो G7। ठीक है, G7 जो है इसकी पेरेंट संस्था का नाम है, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसी G7 ने 1999 में G20 की स्थापना की थी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अगला हमारा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रवासी दिवस से संबंधित। 17वां प्रवासी दिवस। कौन सा? 17वें प्रवासी दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन? क्या है आपके? तो याद रखिएगा 4 नवंबर 2022 को विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार गुयाना के राष्ट्रपति जो है, नाम क्या है? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, ये इनको जो है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि घोषित किया गया है। दूसरा पॉइंट है कि यह सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2023 के मध्य में इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। और तीसरा है, ऑस्ट्रेलिया की संसद सदस्य हैं जेनेटा मैस्करेनहास, ये जो है युवा प्रवासी भारतीय दिवस की मुख्य अतिथि होंगी। तो 3 आपके स्टेटमेंट है और यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि आपके तीनों स्टेटमेंट आपके यहां पर करेक्ट है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में जुड़ेंगे उन सारे लोगों से एक बार रिक्वेस्ट जरूर है कि अपना आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे उपर्युक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको पता है ये प्रवासी दिवस मनाया क्यों जाता है? तो ये आपका 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है।
क्यों? तो 1950 में 1915 में हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो है इसी 9 जनवरी 1915 में जो है साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसीलिए इस दिवस को जो है भारतीय एक प्रकार से प्रवासी दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसके अगर डिटेल के बारे में बात करें इस क्वेश्चन के डियर, तो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन है? तो अभी आपने देखा गुयाना के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। उसके अलावा युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया की संसद है, नाम है जेनेटा मैस्करेनहास। इसका आयोजन कहां पर होगा? तो मध्य प्रदेश इंदौर में। और इसमें इसका विषय क्या है? मुख्य विषय है तो डायस्पोरा अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्व की भागीदारी। इस प्रकार से ये इसका जो है आप देखेंगे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि हैं, उनसे संबंधित सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप लोगों को जानना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये आपका कि हाल ही में जारी भारत एग्जिम बैंक रिपोर्ट के अनुसार हालिया वर्षों में कौन सा देश जो है अफ्रीका के लिए शीर्ष रक्षा निर्यातक के रूप में उभरा है? ठीक है, शीर्ष रक्षा निर्यातक के रूप में उभरा है कौन सा देश है? किसकी बात की जा रही है? तो हाल ही में जारी भारत एग्जिम बैंक के रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो उस देश का नाम क्या है? तो यहां पर आप याद रखिएगा उस बैंक का नाम है, यहां पर आप देखेंगे कि भारत। ठीक है, कौन है? तो भारत। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका जो है इस क्वेश्चन का? एग्जिम बैंक, यानी आप जिसको कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कौन सा देश है? तो आंसर हो जाएगा इंडिया। हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर याद रखिएगा, यानी भारत जो है एक प्रकार से अफ्रीका के देशों के लिए शीर्ष रक्षा निर्यातक के रूप में उभरा है। और अभी आपको पता भी है सिपरी की रिपोर्ट जारी की गई थी। सिपरी की रिपोर्ट में सबसे टॉप पर अपने परमाणु हथियारों में शीर्ष पर जो देश है उनका नाम बताया गया है, जिनमें अमेरिका है, रशिया है, चाइना, ये सारे शीर्ष पर देश हैं। इसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाले जो कंट्रीज हैं, सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाले कंट्रीज के बारे में वर्णन किया गया है। कौन सी रिपोर्ट है? तो सिपरी रिपोर्ट। ठीक है, यहां पर आंसर हो जाएगा भारत। अगर हम बात करें तो ये रिपोर्ट आपकी जो है 1 नवंबर 2022 को जारी की गई है। जारीकर्ता कौन है? तो भारतीय एग्जिम बैंक है। और इसका जो है इसमें भारत और एग्जिम बैंक रिपोर्ट है जिसमें अफ्रीका में शीर्ष रक्षा निर्यातक देश के रूप में भारत उभरा है, ये बताया गया है। स्थान कौन सा है? तो दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका जोहानिसबर्ग। और इस रिपोर्ट का शीर्षक है दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत के आर्थिक जुड़ाव को फिर से मजबूत करना। ठीक है, आर्थिक जुड़ाव को फिर से मजबूत करना। और आपको पता है कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, नाम है सहारा मरुस्थल। और सबसे एक प्रकार से अशिक्षित कॉन्टिनेंट भी आपका कौन सा है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट अगर पॉइंट की इसी से जुड़े हुए पॉइंट की बात करें तो यह रिपोर्ट जोहानिसबर्ग में आयोजित भारत दक्षिण अफ्रीका विकास साझेदारी पर CII एग्जिम बैंक क्षेत्रीय सम्मेलन कार्यक्रम में जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत अफ्रीका के लिए शीर्ष रक्षा निर्यातक के रूप में उभरा है। इसमें मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स वर्ष 2017 और 2021 के बीच में मेड इन इंडिया हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश है। यानी भारत के जो हथियार हैं इनके सबसे बड़े आयातक कंट्रीज कौन से हैं? मॉरिशस है, मोजाम्बिक है और सेशल्स है। और इसने वर्ष 2025 तक भारत के 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात के लक्ष्य को तेज करने की भी सिफारिश की है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत में एक प्रकार से भारत के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के देश। और ये जो आपका है आयात निर्यात बैंक, अगर इसकी बात करें तो स्थापना 1982 में, मुख्यालय कहां पर है? मुंबई, भारत में। प्रबंध संचालक नाम है हर्षा बंगारी। और इसका उद्देश्य है भारत के विदेशी व्यापार के वित्त पोषण, सुविधा और प्रचार प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई है, जिस बैंक का नाम है एग्जिम बैंक। ठीक है, एग्जिम बैंक इसका नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपके लिए। चलिए, नेक्स्ट हमारा है शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट, एजुकेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो है ये आपका रिपोर्ट जारी किया गया है। किससे संबंधित? तो एक प्रकार से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक पर जारी की गई है। इसमें 2 स्टेटमेंट आपके हैं। पहला कि इसमें केवल 2 राज्यों ने स्तर 1 यानी उच्चतम श्रेणी को हासिल किया है, पहला 2 राज्य। उसके अलावा कुल 7 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्तर 2
हासिल किया है। दो स्टेटमेंट हैं आपके, याद रखिएगा। लेकिन यहां पर जो आपका स्टेटमेंट पहला है ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इसमें उच्चतम श्रेणी में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रैंकिंग हासिल नहीं की है, और इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, केवल दूसरा जो है आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर हम बात करें इस रिपोर्ट के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है ये रिपोर्ट आपकी। तो इस रिपोर्ट को 3 नवंबर 2022 को जारी किया गया है। किसके द्वारा? तो एक प्रकार से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें बताई गई हैं? इसमें पीजीआई संरचना के लिए 70 संकेतकों में 1000 अंक शामिल किए गए हैं। इनमें आप देखेंगे श्रेणियों को आगे 5 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? सीखने के परिणाम, उस पर पहुंच, अवसंरचना एवं सुविधाएं, समानता, और आपका है शासन प्रक्रिया। इस प्रकार से 5 श्रेणियों में इनको डिवाइड किया गया है। अब अगर रैंकिंग की बात करें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की, तो इन रैंकिंग में आप देख रहे हैं उच्चतम श्रेणी स्तर 1 है, जो 1000 से अंकों से 950 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले देश है। यानी 950 से 950 से 1000 अंक के बीच प्राप्त करने वाले जो स्कोर है, यानी जो राज्य इस स्कोर को प्राप्त किया है वो श्रेणी 1 स्तर 1 के अंतर्गत आएंगे। और इस आपके श्रेणी में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्थान हासिल नहीं किया है। निम्नतम श्रेणी में 10 है। निम्नतम श्रेणी जो आपकी है स्तर 10 है, जो 551 से कम अंक के लिए है। इसका उद्देश्य क्या है? तो साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देना और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु पाठ्यक्रम सुधार को रेखांकित करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें अन्य, जैसे आपके दिया है स्तर 2 यानी लेवल 2 में, तो कितने राज्य हैं? 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो आपका स्टेटमेंट सही था जो पूछा गया था। यानी ये 7 राज्य कौन कौन से हैं? तो केरल है, यहाँ पर आप देखेंगे पंजाब है, उसके अलावा चंडीगढ़ है, महाराष्ट्र है, उसके अलावा गुजरात है, राजस्थान है, और उसके अलावा है आपका आंध्र प्रदेश। तो टोटल 7 राज्य हैं। लेकिन इसी रिपोर्ट 2019-20 में इस स्तर में 4 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे लेवल 2 में। ठीक है, जिनमें आप देखेंगे गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश अब तक किसी भी राज्य के द्वारा प्राप्त उच्चतम स्तर को हासिल करने वाले नए राज्य हैं, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश जो है ये कौन सी श्रेणी में शामिल है? हमारा उत्तर प्रदेश, यूपी, तो ये स्तर 3 यानी 3 लेवल में शामिल है उत्तर प्रदेश हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं थे शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल। किसके लिए? पूर्वोत्तर। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल जो है, इसके संबंध में 4 कथन आपके दिए गए हैं। पहला कथन क्या है कि 12 अक्टूबर 2022 को इस नई योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है, और यह योजना जो है वर्ष 2022-23 से 25-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के लिए जारी की गई। मंजूरी इसको दिया गया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको पता ही है, एनके सिंह है। उसके अलावा इस योजना को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय लागू करेगा, और इसके लिए 6600 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। तो ये 4 आपके स्टेटमेंट हैं इस क्वेश्चन के, जिसमें से आप देखेंगे कि चारों आपके स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हैं। ठीक है, चारों स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में जो दिए गए हैं ये करेक्ट है, जो आपके पूर्वोत्तर के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिसकी शुरुआत की गई है। नॉर्थ ईस्ट कैबिनेट अप्रूव्स पीएम डिवाइन स्कीम, अगर इसकी बात करें तो इसमें ये आप देख सकते हैं 12 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इस योजना को मंजूरी दी गई है, और यहाँ पर 2022-23 से 25-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के लिए इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, कितने रुपए की? तो 6600 करोड़ रुपए की, और लागूकर्ता कौन है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास परिषद। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास परिषद जो है इसको लागू कर रहा है, इस पीएम डिवाइन को। यानी ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है एक पूर्वोत्तर भारत के लिए, पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए, यानी जितने भी पूर्वी राज्य हैं उन सब के लिए। ये पीएम डिवाइन योजना का लक्ष्य क्या है? तो पहला है बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, उद्योगों और सामाजिक विकास परियोजनाओं को सहयोग देना, और युवाओं और महिलाओं की आजीविका का सृजन करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस प्रकार से आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। यहाँ पर आप देखेंगे इसका उद्देश्य अगर बात करें तो एनईआर के द्वारा महसूस की गई जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करना है। इसका उद्देश्य युवाओं और महिलाओं के लिए
आजीविका संबंधी कार्यों को सक्षम करना है। पीएम गति शक्ति की भावना में सम्मिलित रूप से बुनियादी ढांचे को निधि देना है और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के अंतराल को कम करना है। ये सारे महत्वपूर्ण उद्देश्य थे इस आपके क्वेश्चन से संबंधित। एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में ज्वाइन थे, एक बार कमेंट में आंसर करके आप लोग बताइएगा जरूर कि आज का जो सेशन था, आज के क्वेश्चन श्रृंखला थी, वो कैसे थी। और इसी के साथ आज के अपने सेशन को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ में, नए क्वेश्चन श्रृंखलाओं के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोग थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं फिर से अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।